Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the revision series on Indian Penal Code, and in this series I have already uploaded two parts. मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं लास्ट पार्ट इसका डिस्कस करने वाली हूँ. तो in this part I will discuss more concepts relating to the Indian Penal Code. In this part, first concept is defamation. As you know, defamation is manhani. As it is discussed under section 499 of IPC. सेक्शन 499 ऑफ IPC मानहानि के बारे में डिस्कस करता है. मानहानि का मतलब क्या होता है? हु एवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और बाय इंटेंडेड टू रीड और बाय साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म. मतलब यदि कोई व्यक्ति या तो बोलकर या पढ़कर या किसी मतलब एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या साइन के द्वारा इशारा करके यदि किसी दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और ये जानते हुए कि वो बंदा गलत नहीं है, वो सही है बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा उस व्यक्ति ने दूसरे जिसके बारे में उसने कहा है वो उसकी मानहानि की है. ही हैज डिफेम दैट पर्सन, उसने उसको डिफेम किया है, ऐसा समझा जाएगा. आप इसे एग्जाम्पल से समझिए. मान के चलो ए बी से पूछता है कि मेरी घड़ी किसने चुराई है, तो ए जेड की तरफ इशारा करता है और कहता कुछ नहीं है, ए जेड की तरफ हल्का सा इशारा करता है नेचुरली कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी घड़ी जेड ने चुराई है. तो दिस मीन्स उसने जेड की एक तरह से मानहानि की है. तो ही है दिस इज अ डिफेमेशन. उसने क्या करा, जेड का डिफेमेशन कर दिया एक तरह से. एक एग्जांपल और लेते हैं. मान के चलो ए कोई एक पिक्चर ड्रॉ करता है और उस पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश करता है कि बी जो है वो जेड की घड़ी लेके भाग रहा है. नेचुरली है. तो वहाँ पर उसने क्या दिखाने की कोशिश की है कि बी एक चोर है, और जबकि ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं है. तो दिस मीन्स ए हैज़ डिफेम्ड बी. ए ने बी को डिफेम किया है और वहाँ पर यदि बी चाहे तो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा फाइल कर सकता है. टेक मोर एग्जाम्पल्स. इफ एन मान के चलो ये कोई व्यक्ति जो डिसीज्ड है, आज मर चुका है, और आप उस व्यक्ति के बारे में गलत मतलब उसके बारे में कुछ ऐसे गलत वर्ड कहते हैं जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है और जिसका सीधा साधा इफेक्ट उसकी फैमिली को होने वाला है. नेचुरली कि आपने उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है. यू हैव डिफेम्ड दैट पर्सन. आपने उसको डिफेम किया और उसके फैमिली मेंबर्स यदि चाहें तो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा फाइल कर सकते हैं. तो दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल्स. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ ये कहा जा रहा है कि आपने किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. जहाँ कोई दूसरा बंदा उसके बारे में अच्छा सोचता था, आप उसकी प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? यू हैव डिफेम दैट पर्सन. आपने उसको डिफेम किया है. इफ वी टॉक अबाउट द पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, यदि हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 500. सेक्शन जो 500 है वो इसके पनिशमेंट का प्रावधान करता है. डिफेमेशन मानहानि के लिए दंड का प्रावधान करता है. तो वहाँ पे मानहानि के लिए दंड का जो प्रावधान किया गया है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि इसके लिए कम से कम आपको 2 साल की सज़ा विद फाइन और विद बोथ, या मतलब कम से कम 2 साल की सज़ा तो आपको है ही. जैसे आपको पता है कि राहुल गांधी का भी मुकदमा डिसाइड हुआ था डिफेमेशन का, जिसमें उन्होंने मोदी चोर है एक स्टेटमेंट दिया था. तो उसके लिए राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी गई थी. तो ये वही केस है. तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? फॉर डिफेमेशन देयर इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर विद फाइन और विद बोथ. तो ये आपको मैंने बताया मानहानि के लिए. परंतु यहाँ पे क्या ये मानहानि के सभी केसेस में मतलब मानहानि मानी जाएगी? बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. यहाँ पे हर चीज़ के लिए एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद पाए जाते हैं. कौन से ऐसे अपवाद है जहाँ पे मानहानि का मुकदमा नहीं फाइल कर पाएंगे? नंबर 1, इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड टू बी पब्लिश्ड. भी जहाँ पर पब्लिक के मतलब वेलफेयर के लिए, लोगों के मतलब अच्छाई के लिए यदि कोई ट्रूथ मतलब कोई सच्चाई उसको कहीं ना कहीं पब्लिश किया गया है तो वहाँ पे वो मानहानि का मुकदमा नहीं हो पाएगा. इट इज नॉट द डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन इफ इट बी फॉर द पब्लिक गुड दैट द imputation should be made or published. Whether or not it is for public good is a question of fact. And the second one is second exception क्या कहती है? पब्लिक कंडक्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट. यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट मतलब जो सरकारी नौकर होते हैं, उनके पब्लिक कंडक्ट के बारे में यदि कोई स्टेटमेंट पब्लिश भी की जाती है ना, वो मानहानि में कभी भी नहीं आएगी. इट इज़ नॉट द डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ. यदि वो गुड फेथ में की गई है तो इफ एनी मतलब कोई स्टेटमेंट है दैट इज पब्लिश्ड इन द गुड फेथ
यदि और वो डैट इज रिलेटेड टू एनी पब्लिक सर्वेंट, यदि वो पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है तो डैट विल नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ 499, वहाँ पे वो 499 में डिफेमेशन के अंदर नहीं आएगी। दिस मीन्स कंडक्ट ऑफ एनी पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस, उसके जो यदि पब्लिक फंक्शंस के डिस्चार्ज करने से संबंधित यदि कोई स्टेटमेंट दी गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज करेक्टर, सो फॉर एज हिज करेक्टर अपीयर्स इन द कंडक्ट ऑफ, मतलब कहने वाले वहाँ पे उसके करेक्टर के बारे में नहीं होती, परंतु यदि उसके पब्लिक मतलब जो फंक्शंस है उसको डिस्चार्ज करने के संबंध में यदि कोई स्टेटमेंट दी जाती है, दैट विल नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिफेमेशन। थर्ड इसकी जो एक्सेप्शन वो क्या कहती है, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, यदि कोई पब्लिक क्वेश्चन मतलब पब्लिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से, तो वहां पर भी वो डिफेमेशन का नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन एंड रिस्पेक्टिंग हिज करेक्टर सो फॉर एज हिज करेक्टर अपीयर्स इन दैट कंडक्ट, तो वहां पे वो कभी भी मानहानि का मुकदमा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, यदि कोई ऑनरेबल अपेक्स मतलब हमारी जो कोर्ट है जो उनके द्वारा न्यायालय के द्वारा यदि कोई भी प्रोसीडिंग होती है उसके अंदर कुछ भी क्यों ना हुआ हो उसको पब्लिश करना, उसकी पब्लिकेशन जो है वो कभी भी उसकी रिपोर्ट को यदि पब्लिश कराया जाता है तो वो कभी भी डिफेमेशन में नहीं माना जाता। इट इज नॉट द डिफेमेशन टू पब्लिश द ट्रू रिपोर्ट, यदि वो रिपोर्ट ट्रू है उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो कभी भी मानहानि के उसमें नहीं मानी जाएगी। एंड द नेक्स्ट आपका एक्सेप्शन है मेरिट ऑफ द केस डिसाइड इन द कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर कंसर्न, तो यदि कोई केस है वो मेरिट पे डिसाइड किया गया नेचुरली है या फिर किसी विटनेस कोई जो गवाह है उसकी कंडक्ट की बात की गई है, तो इट इज नॉट द डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स इन द केस, सिविल और क्रिमिनल, सिविल भी हो सकता है वो क्रिमिनल भी हो सकता है, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय ए कोर्ट ऑफ जस्टिस respecting the conduct of any person, witness or agent in any such case or respecting the character of such person as far as his character appears in the conduct of that। तो ये कहने का मतलब ये कि यदि वो किसी भी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा यदि कोई उस किसी भी व्यक्ति के संबंध में कोई केस डिसाइड किया गया या उसके कंडक्ट से संबंधित कोई विटनेस के कंडक्ट के संबंध में कोई क्वेश्चन आया था या कोई मेरिट पे केस डिसाइड किया गया था, तो उससे संबंधित कोई भी जो मैटर है वो कभी भी डिफेमेशन में नहीं माना जाएगा। And the next one is merit of public performance. It is not the defamation to express in good faith any opinion respecting the merits of the performance which its author has submitted to the judgment of the public in respecting of the character of the author। And the next one is censure passed in good faith by the person having lawful authority over it। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ पे lawful authority रखता है उसके संबंध में यदि कोई वो सेंसर पास करता है और गुड फेथ में करता है तो वो भी कभी भी डिफेमेशन में नहीं आएगा। इट इज नॉट द डिफेमेशन इन ए पर्सन हैविंग ओवर अनदर एनी अथॉरिटी आइदर कन्फर्ड बाय लॉ और अराइजिंग आउट ऑफ लॉफुल कंडक्ट, चाहे वो लॉ के द्वारा कन्फर्ड किया गया हो या फिर लॉफुल कंडक्ट के द्वारा उसको की वजह से उसको मतलब अराइज हुआ है वो चीज़ टू पास इन गुड फेथ, परंतु वहाँ पे वो गुड फेथ में होना चाहिए वो जो सेंसर पास किया गया है, तो वहाँ पे वो डिफेमेशन में नहीं माना जाएगा और यदि वो लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। एंड द लास्ट नेक्स्ट है एक्यूजेशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू द ऑथराइज्ड पर्सन। It is not the defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person in respect of subject matter of the accusation। भाई यदि किसी गुड फेथ में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई ब्लेम किया जा रहा है नेचुरली गुड फेथ में ऐसा किया गया है तो वो भी डिफेमेशन में नहीं माना जाता यदि किसी ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। एंड द नेक्स्ट वन इज imputation made in good faith by the person for protection of the others interest। सीधी बात है कि यहाँ पर यदि किसी दूसरे व्यक्ति के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से गुड फेथ में यदि कोई इम्प्यूटेशन किया जाता है दैट विल आल्सो नॉट कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ डिफेमेशन। इट इज नॉट द डिफेमेशन टू मेक एनी इम्प्यूटेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ अनदर पर्सन दैट इज मेड इन गुड फेथ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अदर पर्सन। एंड द नेक्स्ट वन इज caution intended for good of the person to whom conveyed or for public good। भाई यदि किसी व्यक्ति को कोई मतलब गुड फेथ में कोई बात की गई है नेचुरली कि वो पब्लिक गुड के पर्पज से की गई है, इट इज नॉट द डिफेमेशन टू कन्वे caution इन गुड फेथ टू वन पर्सन अगेंस्ट अनदर। भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के संबंध में यदि कोई कोई मैटर कोई कंडक्ट कन्वे किया गया है
और गुड फेथ में किया गया है, प्रोवाइडेड दैट सच कॉशन इज इंटेंडेड फॉर द गुड ऑफ द पर्सन। वहाँ पे वो जो कॉशन उसको वो जो सावधानी बरतने को कही गई है नेचुरली कि वो गुड फेथ में की गई है और उसको इसलिए कन्वे किया गया जहाँ उससे किसी दूसरे व्यक्ति पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो क्या बोलेंगे, अगेंस्ट द अनदर इट इज कन्वेड। तो इफ द सम पर्सन इन हुम सच पर्सन इज इंटरेस्टेड, तो जहाँ पे वो दूसरे व्यक्ति के संबंध में उसका इंटरेस्ट भी है उसके संबंध में, तो नेचुरली कि वहाँ पे वो जो उसको सावधानी बरतने के लिए कहा गया है उसके दूसरे व्यक्ति के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के संबंध में, तो नेचुरली यदि वो गुड फेथ में किया गया है तो वो कभी भी डिफेमेशन में नहीं आएगा। तो दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शंस विच आर प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन 499, जहाँ पे 499 आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा, डिफेमेशन का मुकदमा नहीं फाइल हो पाएगा यदि ये सारी जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है यदि ये वहाँ पर कहीं भी पाई जाती है। आपको मैंने पनिशमेंट आपको बताई दी, सेक्शन 500 जो है वो डिफेमेशन के पनिशमेंट की बात करता है और इसके लिए सजा मैंने आपको क्या बताई, 2 साल फाइन या उससे अधिक, सॉरी उसके या फिर दोनों। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि डिफेमेशन के कुछ प्रकार भी हैं। देर आर द 2 काइंड्स ऑफ डिफेमेशन। जनरली आप देखेंगे तो डिफेमेशन 2 प्रकार का पाया जाता है, दैट इज लाइबल एंड स्लैंडर। लाइबल किसे कहते हैं, इन लाइबल द डेफेमेटरी स्टेटमेंट इज मेड इन सम परमानेंट एंड विजिबल फॉर्म। यदि परमानेंट फॉर्म में या विजिबल फॉर्म में यदि कोई डिफेमेशन की गई है, लाइबल मतलब राइटिंग में, प्रिंटिंग में, पिक्चर के द्वारा जो परमानेंटली एक तरह से रिटर्न फॉर्म में आ गई है, विजिबल आ गई है, तो उसको कहते हैं लाइबल। तो वहां पे लाइबल के द्वारा आपने किया है। इन इट इज मेड इन स्पोकन वर्ड, यदि वो जो डिफेमेशन मैंने आपको बताया यदि वो स्पोकन वर्ड के द्वारा की गई है, वहां पे उसकी परमानेंट विजिबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है नेचुरली, तो वो क्या कहलाएगा, स्लैंडर कहलाता है, दैट इज कॉल्ड स्लैंडर ऑडिबल। सच एज गेस्चर, भी जिस तरह से गेस्चर करते हैं या फिर कोई मतलब किसी की आवाज़ सुना देते हैं हम, तो वो आपकी किस तरह की मानी जाएगी, वो स्लैंडर मानी जाएगी। परंतु यदि वो विजिबल रिप्रेजेंटेशन में यदि किया जा रहा है, किसी की डिफेमेशन की जा रही है, नेचुरली दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ लाइबल। तो दिसमें डिफेमेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। डिफेमेशन के आपको 2 प्रकार बताए, लाइबल एंड स्लैंडर। लाइबल मतलब रिटन फॉर्म में, पिक्चर के द्वारा, प्रिंटिंग के द्वारा, एंड दूसरा मैंने आपको बताया स्लैंडर। स्लैंडर मीन्स बाय स्पोकन वर्ड्स और इन अदर ट्रांजिटरी फॉर्म, वेदर विजिबल और स्लेंडर ऑडिबल, मतलब सीधी बात है वो ऑडिबल है नेचुरली है, तो वो कहलाएगा स्लेंडर। तो वहाँ पे दोनों ही केसेस में डिफेमेशन हो रही है। द एम्बिट ऑफ पब्लिश इज वेरी वाइड। यदि आप देखेंगे भाई जहाँ पे पब्लिकेशन हो जाता है नेचुरली, लाइबल वाला जो स्टेटमेंट है, जो रिटर्न की बात मैं कर रही हूँ, तो वहाँ पे एक तरह से पब्लिकेशन हो गया। द पब्लिकेशन ऑफ द डेफेमेटरी मैटर मीन्स दैट इट इज कम्युनिकेटेड टू सम अदर पर्सन अदर देन द पर्सन अबाउट हुम इट इज एड्रेस। भाई जहाँ पे उस व्यक्ति को सामने मतलब खुद अकेले उसको नहीं कहा जा रहा, उसके संबंध में एक ऐसी स्टेटमेंट और लोगों के साथ सामने कही जा रही है, वो आपने एक तरह से पब्लिकेशन कर दिया उसकी स्टेटमेंट का, तो वो आपकी डिफेमेशन ही कहलाएगा। And the next section is 501, that is printing और एंग्रेविंग मटेरियल नोइंग टू बी डेफेमेटरी। यदि आपको पता है कि कोई ऐसा मैटर है जो डिफेमेशन मतलब क्रिएट कर सकता है, सेक्शन 499 का मुकदमा जहाँ पे आपके ऊपर फाइल हो सकता है, और आप जानते हुए भी ऐसे मैटर को यदि प्रिंट करते हैं तो आप 501 के अंदर दोषी पाए जाएंगे। तो 501 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट हूएवर प्रिंट्स और एग्रेव्स एनी मैटर नोइंगली और हैविंग इन गुड फेथ टू बिलीव दैट सच मैटर इज डेफेमेटरी, उसको पता है कि भी ये मैटर डेफेमेटरी है, दूसरे की मानहानि करेगा, तब भी वो उसको प्रिंट करता है या उसको एंग्रेव करता है, नेचुरली ही विल बी पनिश्ड विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ, दैट इज फाइन अंडर सेक्शन 501, वो आपका 501 में आएगा। इफ वो टॉक अबाउट द सेक्शन 502, यदि हम 502 की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या कहा गया, सेल ऑफ प्रिंटेड और एंग्रेविटी सब्सटेंस कंटेनिंग द डेफेमेटरी मैटर। यदि कोई ऐसा मैटर है जो डेफेमेटरी है और आपको पता है कि वो मैटर डेफेमेटरी, इन गुड फेथ यू बिलीव दैट मैटर इज डेफेमेटरी, फिर भी आप उस मैटर को सेल करते हैं, सेल मतलब आप उसको मैटर को बेच देते हैं किसी और दूसरे को, नेचुरली आपने क्या करा, डिफेमेशन क्रिएट कर दिया, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी उसके दोषी होंगे। तो दिस मीन्स where the sale of print where there is any sale of printed or aggravated engraved substance containing the defamatory matter, he shall also be punished with imprisonment which may extend to 2 years with fine or with both। तो वहाँ पे बेचने वाला भी ऐसे मैटर को जो उसको पता है कि वो डेफेमेटरी है जानते हुए, नेचुरली तो वो भी उसका दोषी माना जाएगा, वो 400 मतलब एक तरह से उसका जो मैटर है वो 502 में काउंट हो जाएगा। तो दीज आर द सर्टेन, आप कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसे सेक्शन थे जो कहीं ना कहीं आपके डिफेमेशन से रिलेटेड थे।
यदि हम बात करते हैं सेक्शन 502 की, तो 502 के लिए मैंने आपको क्या बताया कि क्या होना चाहिए, दैट द पब्लिश्ड मटेरियल वाज डेफेमेटरी हो, जहाँ पे आपको पता था कि पब्लिश जो मटेरियल आप पब्लिश करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, वो एक तरह से डिफेमेटरी है। 499 की कैटेगरी में वो डिफेमेशन में आता है। दैट द पब्लिश मटेरियल वाज आइदर प्रिंटेड, और जो मैटर जिसकी बात कर रही हूँ मैं, वो प्रिंटेड था या फिर एंग्रेव्ड था। दैट द अक्यूज, और उसको पता था कि ये मैटर डिफेमेटरी है, और उसने जानते बूझते उस मैटर को बेचने की हिम्मत करी है। ही हैज सोल्ड दैट डेफेमेटरी मैटर, देन ही विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 502। तो वो 502 के अंदर दोषी पाया जाएगा। तो ये मैंने आपको सारे के सारे जो मैंने सेक्शन आपको डिस्कस किए, दीज आर द ऑल रिलेटेड टू द डिफेमेशन। ये सारे के सारे डिफेमेशन से रिलेटेड हैं। If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.